जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीएचएससी, बीएचडब्ल्यू, बी वोकेशनल कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में, तो इसके ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट कर दिए गए हैं। यूजी के कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। 15 मई को दोपहर के 1 या 1:30 बजे के टाइम पर ये साइट है ओपन कर दी गई थी। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, दोनों का जो तरीका है फॉर्म भरने का वो सेम रहता है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल पर आना है, सर्च करना है ई प्रवेश हायर एजुकेशन। फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, इस फर्स्ट नंबर वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे आते जाना है और जैसे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें स्टेप्स दिखाई देंगे किस तरह से हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन मैं तो वीडियो के माध्यम से आपको बता ही रहा हूँ, तो इन स्टेप्स को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले व्यू कोर्स पर क्लिक करके अपने कोर्स देख लेना कि आप जिन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्लिक केयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे व्यू कोर्स पर क्लिक करते हैं आपके सामने कोर्स की लिस्ट आ जाती है। अगर लिस्ट में आपके कोर्स का नाम है तभी इस वाली लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर इसमें नहीं तो फिर दूसरा आपको लिंक देखना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी माँ का नाम डालना है। यहाँ पर आप जो नाम डालोगे वो 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही आपको डालना है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट में जिस तरह से आपकी माँ का नाम लिखा है उसी तरह से आपको फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी समग्र आईडी यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, समग्र आईडी फिल करोगे, जैसे ही समग्र आईडी फिल करते हैं आपका ये डेटा वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आपने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं उत्तीर्ण किया है। अगर आपने मध्य प्रदेश से 12वीं किया है तभी यहाँ पर यस करना है। अगर आपने मध्य प्रदेश के अलावा अदर स्टेट से 12वीं किया है तो यहाँ पर नो करना है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जब हम 12वीं क्लास अदर स्टेट से करते हैं या 12वीं क्लास हम 10 साल के अंतर्गत के पहले करते हैं, जैसे कि 2015 से 2025 के बीच में अगर हमने नहीं किया है और 2015 से पहले अगर 12वीं क्लास किया और अब हम एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वेरिफिकेशन होने के लिए जाता है। लेकिन अगर हम 2015 से 2025 के बीच में एमपी बोर्ड से ही 12वीं क्लास पास करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट हमारे वेरीफाई हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट तुरंत वेरीफाई हो जाते हैं। लेकिन अगर इस केस में, कौन से केस में, 2015 से 2025 के बीच में अगर आप एमपी बोर्ड से करते हैं, अगर आप अदर स्टेट से करते हैं तो आपका डेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाता है और फिर लगभग 3 से 4 दिन के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बस इसका इतना ही मतलब है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, जैसे कि जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड है या अदर स्टेट का जो भी बोर्ड है, 12वीं का रोल नंबर डालना है और 12वीं आपने किस वर्ष में किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद कैप्चा कोड का आंसर डालना होता है आपको। अब यहाँ पर समग्र आईडी भी फिल करनी है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी हमने समग्र आईडी फिल नहीं किया है, तो जैसे ही समग्र आईडी फिल करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद में हमारा जो नाम आ जाएगा, ये हमारा नाम वेरीफाई हुआ है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हेल्प सेंटर से होते हैं। जो भी हमारा गवर्नमेंट कॉलेज या हमारे आसपास जो भी पहला गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसे हम हेल्प सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का मतलब जो हम 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अपलोड करते हैं वो वेरीफाई होते हैं। लेकिन समग्र आईडी से डेटा वेरीफाई होने का मतलब है कि हमारा नाम वेरीफाई होता है केवल और केवल। ठीक है, अभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है कि सत्यापन के लिए भेजा गया है। अब दोस्त यहाँ पर 200 इस तरह का भी मैसेज आ सकता है और इस तरह का मैसेज भी नहीं आएगा। इस तरह का मैसेज क्यों आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन्होंने 12वीं क्लास जो पास आउट किया है 2015 से लेकर के 2025 के बीच में किया है, वो भी एमपी बोर्ड से किया है, तो इस तरह का मैसेज नहीं आएगा। अगर 2015 से पहले 2014 से किया है और अगर आप अब जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा। ठीक है, या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनके पास भी इस तरह का मैसेज आएगा और लिखा जाएगा कि आपका डेटा सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। अब ये मैसेज का मतलब बस यही है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में 3 से 4 दिन लग जाएगा। अगर इस तरह का मैसेज नहीं आ रहा है तो फिर आपका हैंड टू हैंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे,
जो थर्ड प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो एंड टू एंड हो जाती है। बस यही डिफरेंट होता है, वैसे 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। अब नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद में आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर मेल दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, अब ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को डाल देना, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना। जैसा कि देख पा रहे हैं ओटीपी मैंने डाल दिया है। अब मैं वेरीफाई कर देता हूँ ओटीपी को। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा, आईडी आ गई होगी, एक पासवर्ड आ गया होगा, ठीक है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया होगा, साथ ही आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आ गया होगा, चेक कर लेना है। अब इस तरह का मैसेज आएगा हमारे सामने, यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आईडी पासवर्ड आया है उसको यहाँ पर फिल कर देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल के, ठीक है। इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, यानी कि साइन इन कर लेना है। ये सारी चीजें फिल करके आप साइन इन कर लीजिए जल्दी से। जैसे ही मैं साइन इन कर लेता हूँ हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस डेटा को हमें 5 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा जो कि आईडी दिखाई दे जाएगी, नाम दिखाई दे जाएगा, और सबसे पहले जो डिटेल आएगी वो पर्सनल डिटेल, जिसे हम बेसिक डिटेल भी कहते हैं, ये बेसिक डिटेल हमें फिल करनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशंस फिल करनी है, इसके बाद रिजर्वेशन एंड वेटेज, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कॉलेज चॉइस फिलिंग यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। बस इतना ही काम हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर जो नाम है आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, यहाँ पर कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीजें आ जाएंगी, मेल कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पर जो भी कैटेगरी होती है वो कैटेगरी आपकी यहाँ पर दिखाई दे जाती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। बस यहाँ पर रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम रिलीजन सिलेक्ट कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है। ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आप कोई सा भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई सा भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाल देना है अपना, जो भी आपका नंबर होता है वही नंबर डाल देना है। व्हाट्सएप नंबर जरूरी है तो आप फिल कर देना यहाँ पर, और व्हाट्सएप नंबर फिल नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके। अब हमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर इंडियन पर सेलेक्ट कर लेंगे हम। इसके बाद एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना, और जो एड्रेस यहाँ पर फिल करोगे इसके बाद जो ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है ना, इस पर आप क्लिक कर देना, यहाँ पर चेक मार्क पर। तो यहाँ पर जो एड्रेस फिल करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर वही सेम टू सेम आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका सेम एड्रेस है, अगर आपका अलग अलग एड्रेस है, यानी कि परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और का है और आप वर्तमान में प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पर डालना और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने परिवार में से किसी और का अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। अब हमसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी, तो हमने क्या किया है, अभी 12वीं पास किया है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम 12वीं पास ही करके करेंगे, तो हमें 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर में एक लाइन दिखाई देगी नहीं, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, अगर यहाँ पर हाँ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं एंड टू एंड। आपको अब वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको इंतजार करना है। जिनके में नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो उनको वेरिफिकेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा लगभग 4 से 5 दिन में, क्योंकि आप जब फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपका जो डेटा है हेल्प सेंटर पर जाएगा और फिर वहां पर आपका वेरीफाई होगा। लगभग 3 से 4 दिन, कभी कभी 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो लास्ट डेट है ना 30 मई से पहले हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हाँ लिखा है तो भाई वेरिफिकेशन का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि आपका एंड टू एंड वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं किया है, आपने एमपी से किया है या नहीं किया। अगर हम एमपी से किया है तो यस करना है, तो हम यहाँ से यस कर देते हैं क्योंकि हमने एमपी से किया है, ठीक है। अगर आप नो करोगे तो फिर क्या होगा, आपसे जो कि बोर्ड पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा कि किस स्टेट से किया है, वो डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। वो तो नॉर्मल सी डिटेल है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप यस फिल करोगे तो फिर आपको केवल अपने बोर्ड का नाम और अपने जिले का नाम सिलेक्ट करना है कि आपने जो 12वीं क्लास मध्य प्रदेश के किस जिले से की है, वो आपको यहाँ पर जिले का नाम सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको बोर्ड का नाम एमपी बोर्ड दिखाई देगा, कौन से ईयर में आपने किया है वो आपको दिखाई दे, वो फिल करना है। रोल नंबर फिल करना होगा। एग्जाम का रिजल्ट क्या है, डिक्लेयर है या रुका हुआ है, तो डिक्लेयर हो चुका है हमारा। 12th यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने 12th किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपने 12th किस ग्रुप से किया है वो ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, मैथ या साइंस ग्रुप जो भी है,
ठीक है। ग्रेड या परसेंट है आपकी, वो परसेंट सेलेक्ट कर लेना, या ग्रेड है तो ग्रेड सेलेक्ट करना, यानी कि किस में आपका रिजल्ट आया है। इसके बाद आपके कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर डालना, कितने में से आए हैं वो डालना, ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंट बन जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर स्टूडेंट तो ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पर नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हैं तो भाई ऐसा आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि जिन्होंने 2015 से 2025 के बीच में किया है उनके में ही यस आएगा, ठीक है। और जिन्होंने 2015 से पहले जैसे 2014 में किया है तो उनके में यहाँ पर नो आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये एमपी के तो हैं, लेकिन 2014 में इन्होंने 12th पास किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अगर जो सॉरी यहाँ पर नहीं आया है, वैसे क्या आता, हाँ हाँ था। अब आपके पास में कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने 12th मैथ से किया और मैथ के साथ आपने बायो भी ले रखा था, अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको हाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही हम हाँ पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि एडिशनल सब्जेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर नंबर कैसे डालना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि अतिरिक्त विषय के मामले में कुल अंकों में से मुख्य विषय के अंक घटाएं, ठीक है। तो आपका जैसे कि मान के चलिए आपने मैथ लिया और बायो लिया, तो मैथ आपका क्या था, मुख्य था। तो आपके 5 विषय थे, 5 विषय में जो मुख्य विषय था मैथ विषय था, मैथ विषय के नंबर हटा देना है, ठीक है। मैथ विषय के नंबर हटा देना और आपको बायो ऐड कर लेना है। तो मैथ की जगह पर क्या लिख लेना है, बायो, और बायो में कितने नंबर थे वो यहाँ पर नंबर जोड़ देना है और 500 में से उसका भाग दे देना है। तो जितनी परसेंट बनेगी वो उतनी करना है। जैसे कि मान के चलिए मैथ वाले में इनका कितना था, 300 500 था, और एडिशनल करके जो मैथ वाला हटा करके जो बायो है, बायो लेना है। तो बायो में मैथ का नंबर हटाकर बायो का ऐड करके कितना बनना है, मान के चलिए 350 बनना है 500 में से, तो उतना यहाँ पर इस तरह से लिखना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंट आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना, क्लियर चीजें समझ में आ गई होंगी। ग्रीन कलर में लाइन क्लियर शब्दों में लिखी गई है। अगर आपने नहीं लिया तो यहाँ पर इतना झंझट करना ही नहीं है, नो पर क्लिक कर देना है। जब हम नो पर करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं आएगी। अब पूछा जाएगा कैरियर संभावना की, कैरियर संभावना और रुचि का क्षेत्र, कि आप जो कैरियर के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो अपना जो कैरियर ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, स्टार्टअप में करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में ही जाता है, और किस कैटेगरी में जाना चाहता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। अब थर्ड ऑप्शन आएगा रिजर्वेशन एंड वेस्टेज का, यानी कि थर्ड स्टेप्स हमारा आएगा। अब आपसे यहाँ पर एबीसी आईडी पूछ रहा है, तो एबीसी आईडी फिल करना है आपको। तो एबीसी आईडी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप सीख लेना, मैंने वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने 1 साल पहले ही वीडियो बना दिया था, क्योंकि 1 साल पहले भी जब कॉलेज के एडमिशन हुए थे ना, वहाँ पर भी एबीसी आईडी इंपॉर्टेंट था। तो एबीसी आईडी अगर आपने नहीं बनाया है, अभी तक नहीं बनाई है, तो बना लेना सबसे पहले, ठीक है। जब तक आप एबीसी आईडी नहीं बनाओगे फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो एबीसी आईडी बनाना कंपलसरी है, और यहाँ पर एक स्टार भी दिख रहा है, तो जो स्टार वाला कॉलम होता है तो उसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो एबीसी आईडी बनाना कंपलसरी है। तो दोस्तों मैंने एबीसी आईडी फिल कर दिया है। इसके बाद मैं गेट वेरीफाइड पर क्लिक करूंगा, तो मेरा डेटा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमें अब रिजर्वेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर यस करना, अन्यथा यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यस करेंगे, ठीक है। और अगर हम नो करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट से हो, एफिडेविट लगाना पड़ेगा, एफिडेविट डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, और यहाँ पर एफिडेविट भी आपसे बोल रहा है कि एफिडेविट लगाइए आप, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप अपना मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र नंबर डालिए, यहाँ पर जो भी आपका मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र वो नंबर डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो सर्टिफिकेट नंबर, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और कोशिश करना आप 100 KB से ज़्यादा का अपलोड ना करें, 50 से 100 KB के बीच में ही अपलोड करना है। इसके बाद आपसे समग्र आईडी बोलेगा कि आपके पास समग्र आईडी है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे माइनॉरिटी स्टेटस भी बताया जाएगा कि आप माइनॉरिटी स्टेटस के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि आप अल्पसंख्यक हैं, आपकी कैटेगरी अल्पसंख्यक में आती है या अल्पसंख्यक में नहीं आती है। तो यस नो आप सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास वोटर कार्ड है, हाँ या ना सिलेक्ट करना है। वोटर कार्ड डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपके पास है और अगर आप नो भी कर दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस, अगर आप यस करोगे तो फिर वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप नो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीपीएल कार्ड है अगर आपके पास तो यस करना, और आप उसका नंबर भी डाल देना बीपीएल कार्ड का, ठीक है। इसके बाद क्या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं या राष्ट्रीय बैंक में है तो यस करना, अन्यथा इसको नो कर देना है। इसके बाद कैटेगरी बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देगी, यहाँ पर एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी डाल देना है।
तो एमपी टास्क का मतलब क्या हुआ कि जो जब हम स्कॉलरशिप लेते हैं तो स्कॉलरशिप ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, तो वो एमपी टास्क से ही मिलती है। तो एमपी टास्क अगर आईडी है तो डाल देना, अन्यथा फिर बाद में जब भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे नवंबर दिसंबर जनवरी में तब डाल देना, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं बना है इस कॉलम के आगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अब क्या करना है, अपनी इनकम सर्टिफिकेट डालना है। तो इनकम सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट में कितनी इनकम है आपकी वो डाल देना। इसके बाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपके आते हैं तो फिर यस और नो में से यहाँ पर नो कर देना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डिसेबिलिटी है तो आप यस और नो कर देना, जो भी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, सीधी सी बात है। जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। संवर्ग में आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, संवर्ग में मैं आपको बता दूंगा। पहले आप यस और नो सिलेक्ट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप यस करोगे ना ऐसे डिसेबिलिटी पे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या डिसेबिलिटी है, पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। संवर्ग में नन, सैनिक, फ्रीडम फाइटर, तो आप जो भी है वो सिलेक्ट करना। वैसे आप यहाँ पर नन ही करना। अगर फ्रीडम फाइटर है आपके पास पिताजी या कार्ड है आपके पास में तो ही आप इनको यस करना। एनसीसी अगर आपके पास तो यस कर लेना, अगर नहीं है एनसीसी तो इसको छोड़ देना। अगर आपके पास खेल से संबंधित या ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तो आप यहाँ पर यस या कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इन कॉलम को छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नो करना है। ठीक है, यहाँ पर यस नहीं करना है और यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ जाना है। जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा हमारा, अब जो अगला स्टेप है वो है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। ठीक है, तो हमें फोटो एंड सिग्नेचर साथ ही हमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना हुआ, यहाँ पर साइन, यहाँ पर 10वीं क्लास की मार्कशीट। ठीक है, यहाँ पर 12वीं क्लास की मार्कशीट और यहाँ पर बोला जाएगा आपसे पीईसी सर्टिफिकेट। यहाँ पर सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको। जब भी आप अपनी मार्कशीट अपलोड करो 10वीं क्लास की, तो जो आपके मार्कशीट की जो फाइल है उस फाइल का नाम पहले रिनेम करके, जो रिनेम का ऑप्शन आता है 10th कर देना। जब आपकी मार्कशीट 12th की अपलोड करोगे यहाँ पर, तो मार्कशीट की जो फाइल नेम होती है, फाइल नेम को रिनेम करके 12th करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी फाइल नेम डाल दीजिए, फाइल नेम आपको 10th और 12th करना पड़ेगा जो भी मार्कशीट है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, मार्कशीट नेम, मार्कशीट नेम। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसका साइज क्या रहेगा, साइज भी देख लेना, 50 से 200 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब इतनी चीज़ें पूछी जाएगी जनरल कैटेगरी से। ठीक है, केवल जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो ओबीसी के हैं, जो एससी के हैं, जो एसटी के हैं, उनसे एक चीज़ और पूछी जाएगी, वो क्या है, उनसे जाति प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी ईयर लेयर सर्टिफिकेट, यानी कि एक कुछ भी नाम से आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, यहाँ पर हमें कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड करना होता है। और जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है ना, जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होता है, वही यहाँ पर अपलोड करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कितना जो साइज है इसका 50 से 200 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद पीईसी सर्टिफिकेट में आपको क्या अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे पीईसी सर्टिफिकेट के बारे में कि आखिर पीईसी सर्टिफिकेट क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था, मैं आपको पीईसी सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो पीईसी सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है हमसे और इसका मतलब क्या होता है और इसको अपलोड करना कंपलसरी भी है। तो इसमें हम क्या अपलोड करें, तो पीईसी सर्टिफिकेट जो होता है ना हमारा, वो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस में दिया जाता है, खासकर अगर आप किसी फॉरेन कंट्री या दूसरे स्टेट या इंस्टीट्यूट से आए हैं। जब हम दूसरे स्टेट या इंस्टीट्यूट से आते हैं ना, तब हमें ये देना पड़ता है। ठीक है, ये कंफर्म करता है कि किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हम एलिजिबल हैं, साथ ही वेरिफिकेशन करता है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है और प्रोविजनल अप्रूव देता है एडमिशन के लिए। और खासकर ये होता है ना फॉरेन स्टूडेंट के लिए होता है। फॉरेन स्टूडेंट वही होगा जो अदर स्टेट से आया है। अब ये अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को अपलोड करना है, खासकर उनको जिनकी 12वीं क्लास की मार्कशीट नहीं आई है। ठीक है, तो 12वीं क्लास की अगर मार्कशीट नहीं आई तो स्कूल से पीईसी सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई, पीईसी सर्टिफिकेट बन जाता है। अब दोस्तों एमपी के स्टूडेंट को क्या करना है, तो एमपी के स्टूडेंट को भी यहाँ पर 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना, अन्यथा फिर आप पीईसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं स्कूल से बनवा कर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो पीईसी सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है
यहाँ पर पीईसी सर्टिफिकेट वाले ऑप्शंस में हमें 12वीं क्लास की मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेव एंड नेक्स्ट करके हमें आगे बढ़ जाना है। लेकिन जब आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करो तो जो उसका जो फाइल नेम होता है ना 12वीं क्लास की मार्कशीट का, जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट का यहाँ पर 10th रखा, यहाँ पर 12th रखा, और यहाँ पर पीईसी सर्टिफिकेट में उसका पीईसी सर्टिफिकेट फाइल नेम कर देना है, और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाएंगे अगले स्टेप पर, जिसमें हमें अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें अपना फ़िल्टर देना पड़ेगा कॉलेज का, कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका कॉलेज का टाइप गवर्नमेंट या प्राइवेट है, और आप किस ज़िले में एडमिशन लेना चाहते हैं। पहले उसका फ़िल्टर देना पड़ेगा, उसके बाद सर्च करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से हम कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी कोर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो उन कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले हमको। ठीक है, तो ध्यान रखना जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं कोर्स को सिलेक्ट करना, और कोई कोर्स सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पर केवल जो सिलेक्शन दे सकते हैं केवल 10 कॉलेज का ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फ़िल्टर करना है, तो यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, अभी कॉलेज के नाम आएंगे। अभी हम फ़िल्टर कर रहे हैं कि हमें कॉलेज कौन सा लेना है, सॉरी यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है और कोर्स कौन सा लेना है। अभी हम केवल यहीं फ़िल्टर कर रहे हैं, और कॉलेज जो लेना है गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या प्राइवेट कॉलेज लेना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूट टाइप में, कॉलेज टाइप में हम गवर्नमेंट या प्राइवेट में से एक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज किस ज़िले के अंतर्गत आता है, और इसके बाद हमें सर्च कर देना है। ठीक है, प्रोसेसिंग होगी कुछ समय बाद, और फिर हमारे पास में जो फ़िल्टर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में लिस्ट आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर देना है सिलेक्शन कि हम फर्स्ट नंबर पर कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं, सेकंड पर कौन सा रखना चाहते हैं, थर्ड पर कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं। अब हमें सिलेक्शन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज दोगे तो जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, तो उस टाइम पर जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड वाले को सेकंड को भी प्रायोरिटी दी जाती है, थर्ड वाले को थर्ड की प्रायोरिटी दी जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल 10 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन है यहाँ पर, तो केवल इस एरो वाले निशान पर क्लिक करते जाना, और यहाँ पर इस तरह से कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर बनती जाएगी। यहाँ पर टोटल कॉलेज दिखाई देंगे, यहाँ पर अवेलेबल कोर्सेज दिखाई देंगे, और यहाँ पर जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हम 10 कॉलेज को ही अप्लाई कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक। चाहे आप 1 करिए, चाहे 2 करिए, 3 करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आप 10 तक ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर सेव कर देना, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी डिटेल आ जाएगी सारी की सारी, यानी कि हमारा जो फॉर्म है पूरा का पूरा फॉर्म, उस फॉर्म का प्रीव्यू हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपके पास एक चांस है कि आपने अगर कोई भी चीज़ मिस्टेक कर दिया है तो इन ऑप्शंस पर जा करके अभी एडिट कर पाएंगे। ठीक है, फिर बाद में एडिट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अच्छा है कि एक बार में आप पहले देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई गलती हमसे हो गई है तो उसको एडिट कर लेना। फिर एडिट कर नहीं होता है और आपने सबमिट कर दिया और फिर आपको लगे कि हमने कुछ गलती करी, तो उसमें परेशानी आती है, इसलिए पहले ही एडिट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस पेंडिंग है, अभी सॉरी पेमेंट पेंडिंग है, अभी हम पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर दिखाई देगा नॉट वेरीफाइड, तो नॉट वेरीफाइड भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पर वेरीफाइड भी दिखाई दे सकता है। तो नॉट वेरीफाइड किसे दिखाई देगा और वेरीफाइड किसे दिखाई देगा, इसके बारे में मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ आपको। अब सबसे नीचे आ जाना है डायरेक्ट। सबसे नीचे आने के बाद जनरेट ओटीपी दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओटीपी आई होगी, वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना, वेरीफाई एंड लॉक कर देना। अब आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया है पेमेंट वाले ऑप्शंस पर। अब यहाँ पर आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, बस जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके पेज पर। वहाँ पर इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका वेरीफाई है तो फिर अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना है। अगर आपका नॉट वेरीफाइड है तो आपको अपने फॉर्म को वेरिफिकेशन होने का इंतजार करिए। ठीक है, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है वेरिफिकेशन होने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी हर अपडेट पाने के लिए। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।